आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के इस मॉडल पेपर 4 को देखेंगे। ये चौथा सेट होने वाला है। 3 सेट ऑलरेडी हमने करा रखा है। उससे पहले हम आप लोगों को कुछ कहना चाहते हैं कि यदि आपके मन में अगर चले कि इसके चैनल पे तो सब्सक्राइबर्स ही नहीं है, व्यू ही नहीं है, तो ये क्या पढ़ाएगा, तो ऐसे धारणा को मन से निकाल देना है। एक बार पूरी तरीके से वीडियो को देखना है। इसमें 80 क्वेश्चन है। 80 में से आपको एग्जाम में 40 ही करना है और 40 क्वेश्चन आराम से आप एग्जाम में कीजिएगा। एक बार इसको पूरी तरह से देखिएगा। कहने के सिर्फ 80 क्वेश्चन है। 80 की जगह पे आपको हम 200 प्लस क्वेश्चन इसमें कराने वाले हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम है। एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पूछ रहा है किसका अपवर्तनांक सबसे कम है, तो आपको इन चारों में से ही बताना है। तो इन चारों में से सबसे कम हो जाएगा पानी का। इन चारों में पानी का अपवर्तनांक कम होता है। पूछ सकता है एग्जाम में कि पानी का अपवर्तनांक होता कितना है, तो पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33। पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33। लेकिन एग्जाम में पूछता है हीरे का अपवर्तनांक, तो हीरे का अपवर्तनांक याद रखिएगा 2.42। हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। ये आपको याद रखना है, वही चीज पूछेगा। ठीक। अब ऐसे ओवरऑल पूछ दे कि किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो हवा हवा का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। उसका अपवर्तनांक लगभग 1.0003 होता है। ठीक। और एक चीज और पूछेगा कि अपवर्तनांक का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। इसी के लिए एक शब्द यूज करता है जो लिखता है कि मात्रकहीन। मात्रकहीन या बीमाहीन भी लिख सकता है। तो आप लोग को समझ जाना है। ये पहला क्वेश्चन हुआ और इससे रिलेटेड हमने ये चारों क्वेश्चन बता दिए। एक भी क्वेश्चन आपको इस टॉपिक पे अब नहीं छूटने वाला। इस टॉपिक का इतना हम बता दिए कि इसमें से अब आपको छूटने वाला नहीं है। इसी तरह से 80 क्वेश्चन यानी कि 80 टॉपिक। 80 टॉपिक कहने का मतलब 2-3 क्वेश्चन बताएंगे, आराम से 200-300 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल एक बार इसको पढ़ के एग्जाम में जाना है। दूसरा क्वेश्चन है कि लेंस की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं। लेंस की किरण को जो मोड़ने की क्षमता होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे लेंस की क्षमता कहते हैं। ये क्वेश्चन हुआ, ये दूसरे का आंसर पहला हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसमें पूछेगा आपसे कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायऑप्टर होता है, जिसे डी से लिखा जाता है, कैपिटल डी से लिखा जाता है। ठीक। लेंस की क्षमता का मात्रक। आगे है 3 नंबर क्वेश्चन में कि घरेलू विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। मतलब घरेलू विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, तो 50 हर्ट्ज इसकी आवृत्ति होती है। ये आपको याद रखना है। ठीक। आगे है चौथा क्वेश्चन कि विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। विभक्त वलय प्रयुक्त होता है मतलब कि कहाँ विभक्त वलय किसमें होता है, ये पूछ रहा है। तो विभक्त वलय डीसी मोटर में होता है। यहाँ मोटर भी रहता तो आंसर हो जाता, लेकिन डीसी मोटर लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, डीसी मोटर भी इसका आंसर हो जाएगा। अब आपका ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। आममीटर से भी विद्युत धारा मापा जाता है, गैल्वेनोमीटर से भी मापा जाता है। ठीक। सूक्ष्मदर्शी तो आपको पता ही है, जूम करके दिखाने वाला ये यंत्र होता है सूक्ष्मदर्शी। क्वेश्चन पूछता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस होता है। अगर क्वेश्चन पूछे तो वहां पे उत्तल लेंस टिक करना है। आगे है 5वां क्वेश्चन कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो देखिए अवतल लेंस है, अवतल लेंस में छोटा प्रतिबिंब बनता है। छोटा बनता है, छोटा बनता है, सीधा बनता है और आभासी। आभासी मतलब काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक, आभासी को ही काल्पनिक कहते हैं, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और ये छोटा बनता है, अवतल लेंस में छोटा बनता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। हमने प्रतिबिंबों की स्थिति आप लोगों को पढ़ाया है कि किस वस्तु को कहाँ पे रखेंगे तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ पे रखेंगे तो उसका कैसा बड़ा छोटा उल्टा सीधा सभी चीज हमने बता रखा है। तो आप लोगों को कॉपी को भी रिवाइज करके जाना है और ये वीडियो को भी, मतलब कि सारे क्वेश्चन को भी याद करके एग्जाम में जाना है। आगे 6 नंबर है कि निम्नांकित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। बिना ज्वाला उत्पन्न किए जलने वाला पदार्थ होता है कोयला। कोयला के जगह पे अगर चारकोल दे तो चारकोल भी आंसर सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोयला है तो कोयला एकदम इसका सही आंसर है। कोयला या चारकोल दोनों इसका आंसर होता है, तो चारकोल ऑप्शन में है नहीं, इसलिए आंसर हो जाएगा कोयला। आगे है 7 नंबर में, एक सेकेंड, 7 नंबर यहाँ पे है, ये 7, हाँ। विद्युत फ्यूज आधारित है। विद्युत फ्यूज किस पे आधारित है, तो विद्युत फ्यूज आपको विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर विद्युत फ्यूज आधारित है। अगर इसमें तार गर्म होगा तो तार टूट जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा उष्मीय प्रभाव। उष्मा उस पर पड़ेगा तो उस पर प्रभावित हो जाएगा, इसलिए विद्युत फ्यूज उष्मीय प्रभाव पर आधारित है। आगे चलेंगे 8वें क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना है। मतलब हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है हीरे का अपवर्तनांक। हीरा से एक चीज और पूछता है कि हीरा किसका अपरूप है, तो हीरा कार्बन का अपरूप होता है। कार्बन के तीन अपरूप होते हैं, कार्बन के तीन अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। एक चीज हीरा से एक चीज और पूछता है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन है, तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा ही होता है। ये सब चीजों को याद करके एग्जाम में जाना है, तब जाके नंबर अच्छे आएंगे और एग्जाम में लड़ेंगे क्वेश्चन, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन कहाँ से आया। तो सारी बातों को सुनना है और उसको याद करके जाना है। 9 नंबर में है कि विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक है। विद्युत शक्ति, शक्ति को पी से सूचित किया जाता है, यानी कि पावर को पी से सूचित किया जाता है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 9 का हो जाएगा ए, वाट। वाट को डब्ल्यू से सूचित किया जाता है, वाट को डब्ल्यू से, शक्ति को पी से सूचित किया जाता है और शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। इसमें एक चीज और यूनिट के बारे में पूछता है, यूनिट किसका मात्रक है, तो यूनिट आपको मात्रक बता देना है। हम एक चीज आपको हिंट में बता दे रहे हैं कि बिजली का बिल यूनिट में ही आता है। अब आप लोगों को मात्रक समझ जाना है, पिछले वीडियो में हमने, हर वीडियो में ये सब लगभग आया ही है, हमने बता रखा है इसको। ओम किसका मात्रक है, सबको पता होगा कि प्रतिरोध का ऐसे ही मात्रक ओम होता है। आगे है 10 नंबर में कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा संकेत करता है कि, मतलब फ्लेमिंग का जो बायां हाथ होता है उसमें मध्यमा, मध्यमा मतलब बीच वाला अंगुली किसको संकेत करता है, तो बीच वाला अंगुली जो है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा को, धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। आपको तीन चीज हम बता रहे हैं, ट्रिक से इसको याद रखिएगा। तीन उंगली होता है बायां हाथ नियम में, तीन ठो उंगली होती है। एक होता है अंगूठा, अंगूठा सबसे मजबूत अंगुली माना जाता है। हमारे हाथ का सबसे मजबूत अंगुली अंगूठे होता है, तो अंगूठा मजबूत है तो वो बल को दिखाएगा, मजबूत है इसलिए बल, वो बलशाली है इसलिए बल। क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसको दिखाता है, मतलब किसको संकेत करता है, तो बल को। आपको याद क्या रखना है कि अंगूठा, अंगूठा जो है सबसे मोटा होता है, मोटा है यानी बलशाली है, तो ये दिखाएगा बल को। किसको, बल को। बल लिख दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा कि अंगूठा बल को दिखाएगा। ठीक, उसके बाद आता है तर्जनी। तर्जनी जो है लंबवत होता है और चुंबकीय क्षेत्र लंबवत ही लगता है, इसलिए तर्जनी जो है पतला अंगुली जो अंगूठा और मध्यमा के बीच में होता है, वो क्या दिखाता है, चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है, चुंबकीय क्षेत्र को। और जो ये मध्यमा बीच वाला अंगूठी, अंगुला अंगूठी है, अंगूठी कह रहे हैं, अंगूठा है, तो वो दिखाएगा आपको धारा की दिशा को, धारा की दिशा को। तो इस तरह से याद रखना है। आगे 11 नंबर क्वेश्चन में है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। देखिए चुंबक आप बनाइएगा तो चुंबक ऐसे होता है, ये हो जाएगा चुंबक, यहाँ पे हो जाएगा नॉर्थ और इधर में हो जाएगा साउथ। आपको सभी को पता है कि चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से निकल के साउथ की ओर जाती है, नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर जाती है, नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर जाती है। कहाँ से, ये बाहर बाहर है, ये रेखाएं जो है ये बाहर बाहर जाती हैं। अंदर अंदर ये साउथ से नॉर्थ जाता है, साउथ से, साउथ से जाके नॉर्थ में जाता है। यानी कि अगर अंदर अंदर पूछे कि ये भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसे जाती है, तो साउथ से नॉर्थ, बाहर पूछेगा तो नॉर्थ से साउथ। तो यहाँ पे पूछा है कि भीतर की ओर, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का आपको ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, अंदर की ओर जाएगा साउथ से नॉर्थ और बाहर की ओर जाएगा नॉर्थ से साउथ। इसको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आएंगे। आगे है 12 नंबर में कि नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन है। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत कौन होता है, तो आपको इनमें से बताना है और हरदम ही यूरेनियम ही इसका आंसर होता है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत यूरेनियम होता है, यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। इसमें सोडियम से काफी क्वेश्चन पूछता है, पूछेगा कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। फिर क्वेश्चन पूछता है कि किसको किरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है, तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को हमेशा ही किरोसिन के तेल में डुबा के रखना होता है, नहीं तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ब्लास्ट कर जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को सोच के विचार करके और रिवाइज करके जाना है। आगे है 13 नंबर में कि पवनों का देश किसे कहा जाता है, तो डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। पवनों का देश किसे कहा जाता है, तो डेनमार्क को। एक चीज पूछता है पवन से रिलेटेड कि ये जो बिजली बनाया जाता है, पवन ऊर्जा से जो बिजली बनाया जाता है, उसमें पवन की न्यूनतम चाल कितनी होनी चाहिए, तो उसमें पवन की न्यूनतम चाल यानी हवा की न्यूनतम चाल होनी चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इस क्वेश्चन को भी आपको देख के जाना है। आगे है 14 नंबर क्वेश्चन की चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होता है, चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में परिणाम और दिशा दोनों होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक टेस्ला होता है, इसको आप लोगों को भी याद रखना है। ठीक, आगे चलेंगे 15 नंबर जो कि अगले पेज पे है।
15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो हम आपको बता दें कि प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। हर जगह पे इसका आंसर 2 दे रहा है, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो एक होता है पारदर्शी, जिससे प्रकाश आर पार हो जाए। दूसरा होता है अपारदर्शी, जिससे प्रकाश आर पार न हो सके। और तीसरा होता है परभासी माध्यम, जिससे प्रकाश हल्का हल्का पार हो। ठीक, तो प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं, इसका आंसर आपको याद रखना है। आगे है 16 नंबर में कि तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है। मतलब कारण है, मतलब कि तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन। ये 2 नंबर लायक क्वेश्चन है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, 2 नंबर में ये पूछता है। तो आपको आंसर लिखना होगा कि साउंड साउंड यहाँ एक सेकंड फिर से यहाँ से। यहाँ है क्वेश्चन है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद हमने बताया कि तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन तारों के टिमटिमाने का कारण है। उसके बाद हमने बताया कि आम मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो आम मीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा, यानी लगभग जीरो होता है। आम मीटर का प्रतिरोध एकदम जीरो, यानी कि बहुत छोटा होता है। आम मीटर द्वारा क्या किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो विद्युत धारा को आम मीटर से मापा जाता है, और विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर होता है। ये सब आप लोगों को याद रखना है। साउंड थोड़ा सा कट गया था, यहाँ पे फिर से बता दे रहे हैं कि खिलौनों में कौन सा सेल का उपयोग होता है। तो सूखा सेल। खिलौनों में सूखे सेल का उपयोग किया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि कार्य करने की क्षमता, यहाँ देखिए क्षमता दिया है। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। वहीं अगर दे दे कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहेंगे, क्षमता को ऊर्जा कहेंगे। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे 20 नंबर में है कि लेंस की फोकस एफ और वक्रता त्रिज्या आर में संबंध, मतलब कह रहा है कि एफ और आर से रिलेटेड फॉर्मूला बताना है। तो आप सभी को पता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि एफ बराबर आर बटे में 2 होता है। आगे है 21 नंबर में कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है। मतलब इनमें से सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, तो हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। और हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, अभी हमने पीछे ही बताया, फिर भी बता रहे हैं आप लोगों को। एकदम रट जाइए इन सब क्वेश्चन को कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। फिर से सुन लीजिए, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। हवा का और जल का हमने अपवर्तनांक आपको पीछे बता रखा है। आगे चलेंगे 22 नंबर में कि सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दूरी, अल्पज्ञ दूरी और अल्पतम दूरी पूछा है। अल्पतम मतलब सबसे कम दूरी क्या होती है, तो सबसे कम आपको होती है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर मारना है, याद देखिए मिमी दिया है यानी मिलीमीटर, तो मिलीमीटर वाला होगा नहीं, 25 मीटर होगा नहीं, सेंटीमीटर में होता है। 25 सेंटीमीटर पर अगर आप किसी वस्तु को रखेंगे तभी आपको दिखाई देगा, उससे पास वस्तु रहेगा तो वो धुंधला दिखाई देगा। इसलिए न्यूनतम दूरी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। और अगर पूछ दे हाईएस्ट मतलब अधिकतम दूरी क्या होती है, तो अधिकतम का होता है अनंत। अनंत ये है, अनंत का सिंबल है अनडिफाइंड, यानी अनंत होता है अधिकतम। ठीक, आगे है कि नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं। नाइक्रोम एक मिश्र धातु है जो कि क्रोमियम और निकेल का बना होता है, क्रोमियम और निकेल का बना होता है। यानी 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकदम सही। मिश्र धातु से एक और क्वेश्चन पूछता है पीतल वाला। तो पीतल मिश्र धातु होता है तांबा और जस्ता का, ये चीज याद रखना है। आगे है 24 नंबर में कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक छूट गया है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
ही मात्रक क्या होता है, तो आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम्ब होता है। ठीक, इन सब क्वेश्चन को एकदम दिमाग में रख के जाना है। आगे 25 नंबर में है कि विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। और कूलम्ब किसका मात्रक होता है, तो विभवांतर का तो यहाँ पे तो वोल्ट हो गया। और प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक हमने क्या बताया अभी आपको, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम हो गया। और यहाँ पे बच गया कूलम्ब। कूलम्ब हमने जस्ट अभी यहाँ पे बताया कि कूलम्ब किसका मात्रक है, आवेश का, तो कूलम्ब हो जाएगा आवेश का। और एम्पियर विद्युत धारा का, लेकिन इसका आंसर है वाट, वोल्ट, 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 वाट नहीं वोल्ट। वाट होता है शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। ठीक, यहाँ विभवांतर का पूछा है तो वोल्ट इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे 26 में है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर। एक चीज याद रखिए, यहाँ भी वोल्ट मीटर दिया है और यहाँ यहाँ वोल्टा मीटर है। यहाँ ध्यान से ध्यान से ध्यान से, यहाँ वोल्टा मीटर है तो वोल्टा मीटर नहीं होगा, ये वोल्ट मीटर होगा। ठीक, हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना है, नहीं तो लड़का इसी को टिक मार के आगे बढ़ जाएगा। इसलिए चारों क्वेश्चन पढ़िए, चारों ऑप्शन पढ़िए और तब टिक कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। यानी विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं और विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। ठीक,
आगे है ऊर्जा। ऊर्जा का सही मात्रक क्या होता है? ऊर्जा यानी एनर्जी, यानी कि ऊर्जा पूछा है, ऊर्जा का सही मात्रक आप लोगों को बता देना है। हम बता दें आपको कि ऊर्जा का सही मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का सही मात्रक जूल होता है। पूछ दे वाट किसका मात्रक होता है, तो शक्ति का सही मात्रक वाट होता है। फिर पूछ दे वोल्ट किसका मात्रक है, तो विभवांतर का सही मात्रक वोल्ट होता है। फिर अगर पूछ दे कि न्यूटन किसका सही मात्रक है, तो बल का सही मात्रक न्यूटन होता है। ये याद रखना है। बाकी 27 का ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। 28 में पूछा है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र। जिप्सम, जिप्सम पूछा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कई एक बार पूछ चुका है। तो जिप्सम का आपको इसमें बताना है। तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O। वहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP लिखता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को POP लिखा जाता है। POP का अगर फॉर्मूला पूछ दे तो उसका होता है CaSO4 हाफ H2O, मतलब यहाँ दो की जगह पे वो आधा रहेगा, यानी 1/2 H2O रहेगा, तो हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन ये पूछा है जिप्सम, तो जिप्सम का ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। बाकी ये दोनों नहीं पूछता है। NaCl पूछ सकता है कि NaCl किसका है, तो साधारण नमक का ये सूत्र होता है, इसको याद रखिएगा। आगे है 29 नंबर में कि क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? ये तो एकदम इजी क्वेश्चन हो गया कि इसकी 17 होती है। आपको 10 क्लास में है आप लोग, आपको 1 से 20 तक क्लोरीन परमाणु संख्या सभी धातु तत्वों का आपको याद होना चाहिए। क्लोरीन हो, मैग्नीशियम हो, एल्युमिनियम हो, सोडियम हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन हो, ये सब पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो ये 1 से 20 तक आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो वीडियो को रोकिए और अपने आप को 2 चक्कर मारिए और फिर से वीडियो चालू कीजिए। आगे चलेंगे 30 नंबर पे। 30 में है कि सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है, तो एथेनॉल को एथिल, एथिल एल्कोहल भी कहा जाता है। तो इसमें एथिल तो है नहीं लेकिन एल्कोहल है, तो एल्कोहल को हम टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, यानी एथेनॉल को एल्कोहल भी कहा जाता है। आगे 31 में है कि कली चूना। कली चूना का पूछा है। बाकी एग्जाम में पूछता है कि बुझा हुआ चूना, लेकिन यहाँ पूछा है कली चूना। तो कली चूना का भी बता देना कि कली चूना का रासायनिक यानी रासायनिक अणु सूत्र क्या है। तो कली चूने का सूत्र होता है CaO। CaO होता है कली चूने का सूत्र। लेकिन आपसे पूछेगा कि बुझा हुआ चूना, तो बुझा हुआ चूने का होता है CaOH का होल ट्वेल्व। ठीक, यानी जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ जाए तो पानी बना लेगा, तो चूना बुझ जाएगा, इसलिए बुझा हुआ चूने का होता है CaOH का होल ट्वेल्व। और यहाँ पे पूछा है कली चूना, तो कली चूना का होता है CaO। ठीक, आगे चलेंगे 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब बाकी एक और इसमें पूछ सकता है कि CaCO3 किसका सूत्र है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का यह सूत्र होता है, जो कि संगमरमर के नाम से भी जाना जाता है। आगे 32 नंबर में है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। तो जल के वैद्युत अपघटन करेंगे तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ये एकदम क्वेश्चन रट जाने वाला क्वेश्चन है, एकदम इसको रट जाइए। इसमें आपसे पूछेगा कि ओजोन का सूत्र क्या होता है, तो ओजोन का सूत्र होता है O3। ओजोन का होता है O3, ऑक्सीजन का सबको पता है O2। और ये तो कुछ खास नहीं है। आगे चलेंगे 33 पे। 33 में है कि बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। एक सेकंड इसको हटा ले रहे हैं। कहाँ गया बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो NaHCO3 ये होता है बेकिंग सोडा का सूत्र। ये हमने बताया आपको, बुझा हुआ चूना है और ये कैल्शियम कार्बोनेट ये वाला है। 94 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो आप लोगों को एक चीज हम बता रहे हैं, ABR याद रखिएगा। यहाँ से हो जाएगा B और यहाँ से हो जाएगा R। ABR यानी एसिड, ए से हो जाएगा एसिड। ब्लू को रेड कर देता है, एसिड यानी अम्ल। नीले को लाल कर देता है। और बाकी वाला आप ये ऑलरेडी टिक मार देना है। जैसे अम्ल का हम समझ गए कि ब्लू को लाल करेगा, और क्वेश्चन में पूछ दे कि लाल को ब्लू कौन करेगा, तो क्षार। ठीक, समझ में आ गया। यहाँ पे अम्ल है तो अम्ल क्या करेगा, यहाँ पे कह रहा है कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहा है, यानी कि लाल यानी रेड कर रहा है कौन, तो ब्लू से ही रेड करेगा, वो कौन करेगा, तो अम्ल यानी ए से एसिड। तो इसमें हो जाएगा अम्ल आंसर, यानी 34 का ऑप्शन नंबर ए। आपसे पूछेगा कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम जितने भी है वो सब अम्ल है, 7 से अधिक जितने भी हैं वो सब क्षार हैं। ठीक, और एक चीज पूछता है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। आगे है 35। 35 में है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है, तो इसका पीएच मान होता है 10.5, यानी कि 35 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एकदम सही आंसर। और 7 किसका होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। 7 से कम रहेगा अम्ल, 7 से अधिक रहेगा तो क्षार, या उसी को हम भस्म भी कह सकते हैं। आगे है 36 में कि 36 में क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा अधातु, यहाँ देखिएगा अधातु दिया है, कौन सा अधातु चमकीला है। चमकीला अधातु है आयोडीन। आयोडीन, आयोडीन जो है चमकीला है, आयोडीन चमकीला अधातु होता है। ब्रोमीन से पूछेगा तो कहेगा कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। अधातु में ब्रोमीन है जो कि कमरे के ताप पर द्रव होता है। और धातु में कहेगा तो वहां पे आंसर हो जाएगा आपका पारा। ठीक,
पारा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है और ब्रोमीन अधातु कमरे के ताप पे द्रव होता है। ये महाभिवियाई क्वेश्चन है। आगे है 37 में कि निम्न में से यहाँ पे है, यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है। अत्यधिक मतलब बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील पूछ रहा है। तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु होता है पोटेशियम के, लेकिन इसमें उसका कोई ऑप्शन में ये नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। पोटेशियम के बाद आता है सोडियम अभिक्रियाशील की श्रेणी में, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। ठीक। अगर पूछ दे कि सबसे कम अभिक्रियाशील कौन होता है, तो वो होता है सोना, और उसके बाद होता है चांदी। ठीक, ये आपको याद रखना है। आगे है 38 में कि ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा यानी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑक्सीजन परमाणु के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 8। जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये हो जाएगा 1s2, यानी पहले कक्षा में 2 और दूसरे कक्षा में हो जाएगा 6, और बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, तो इसका हो जाएगा 6। वही पूछ देता है इसकी संयोजकता क्या होगी, तो अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हमको 8 में से घटाना पड़ता है, तो 8 में से 6 घटेगा तो इसका आंसर हो जाता 2। संयोजकता पूछता तब, लेकिन यहाँ पूछा है कि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6, यानी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक सेकेंड केवल यहाँ पे हटा लिए। हाँ चलिए, अब आगे है 39 में कि ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह, ब्यूटेनॉन का बोला है प्रकार्यात्मक समूह कौन होता है, तो ये होता है कीटोन। कीटोन इसका प्रकार्यात्मक समूह हो जाएगा आंसर। आगे है 40 नंबर में कि नाइट्रोजन के दो परमाणु, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, यहाँ पे है 40 में कि नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, तो नाइट्रोजन जब बंधन बनाता है दो गो, जब दो ठो नाइट्रोजन ऐसे रहेंगे तो इनके बीच 3 गो बंधन बनता है, 1 2 और 3, यानी त्रिबंधन इसमें होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये बॉन्ड बनाना नहीं आता है तो अब इसको जानने की जरूरत ही नहीं है, इसको छोड़ के एग्जाम में क्वेश्चन आगे बढ़ जाना है, क्योंकि 80 क्वेश्चन है और 80 में 40 ठो ही करना है। तो जो एकदम आसान हो, पहले एक बार पूरे 80 पढ़ लीजिए, उसके बाद उसमें से 40 टिक कीजिए, अगर 40 नहीं टिक होते हैं फिर दोबारा पढ़ना चालू कीजिए, लेकिन एक बार 1 से लेकर 80 तक क्वेश्चन पढ़ लेना है, क्योंकि कुछ लड़के लास्ट का क्वेश्चन छोड़ देते हैं जो कि काफी इजी हो जाता है, और शुरू के हार्ड क्वेश्चन को ही मारने लग जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। 1 से 80 तक पूरा पढ़ना है और जो आसान हो उसी को बनाते जाना है। आगे आएंगे 41, ये तो एग्जाम में रहबे करेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। 42 में है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्कीन एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। आपसे इसमें क्वेश्चन देखिए क्या पूछेगा, पूछेगा एक ठो ये वाला, ये तो होता नहीं है कुछ, ये नहीं आता है एग्जाम में। एक ठो ये पूछता है, एक ठो ये पूछता है, और एक ठो ये पूछता है। ये होता है एल्केन का, ध्यान से देखिए। एल्केन में होता है +2, एल्कीन में कुछ नहीं होता है, एल्कीन में यहाँ पे कुछ नहीं होता है। एल्केन में लास्ट में जुड़ता है +2, एल्कीन में कुछ नहीं, और एल्काइन में माइनस हो जाता है। तो हमने इसको याद किया था कि एल्केन एल्कीन एल्काइन, यानी कि एन इन आइन, पहले एन उसके बाद इन और उसके बाद आइन, और इस तरह से याद किया था कि पहले में एक ठो में दो जोड़ना है, उसके बाद वाले में कुछ नहीं करना है, और उसके बाद वाले में दो घटा लेना है, यानी पहले वाले में दो जोड़ना है, बीच वाले में कुछ नहीं करना है, और अंतिम वाले में दो घटा लेना है। इसी तरीके से हम याद किए थे, नहीं तो कंफ्यूजन में आप रहिएगा और गलत मार्क आइएगा। ठीक। अब बाकी इसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। आगे चलते हैं 42 पर। 42 में है कि आधुनिक आवर्त सारणी, ये आधुनिक आवर्त सारणी का बात किया है। तो पहले जान जाइए कि आधुनिक आवर्त सारणी का खोज हेनरी मोजले नामक वैज्ञानिक ने किया था, और यह आवर्त सारणी बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर बनाई गई है। और इससे पहले मेंडलीव का आवर्त सारणी हो, या डोब्रेनर का त्रिक नियम हो, या न्यूलैंड का अष्टक नियम हो, वो सभी अपने अपने आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाए थे, इसलिए उनकी सारणियां गलत होती चली गई। परंतु जो अभी की आवर्त सारणी है, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी, इसका खोज जो हेनरी मोजले ने किया, उन्होंने इसको परमाणु संख्या के आधार पर बनाया है, इसलिए अभी तक हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। अब इसमें पूछा है कि आवर्त सारणी की संख्या है, मतलब सारणी की में आवर्तों की संख्या कितनी है, तो आवर्त इसमें 7 है, आवर्त 7 है। वहीं अगर वर्ग का बात करें तो वर्ग इसमें 18 हो जाएगा, वर्ग 18 और आवर्त 7 हो जाएगा। ठीक, इसको याद रखना है। आगे 43 नंबर क्वेश्चन है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है, तो ऊपर से नीचे जब हम जाएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ते जाता है, यानी कि पहले एक वो मिलेगा, उसके बाद डबल उसका हो जाएगा साइज, फिर उसके बाद 3 कक्षा वाले मिलने लगेंगे, तो ऐसे ही इसका क्या करता है, साइज बढ़ते जाता है। इस तरह से हम क्लास में भी बताए थे और यहाँ भी बता रहे हैं। 44 क्वेश्चन है कि इनमें से कौन अधातु तरल अवस्था में होता है, तरल अवस्था में इनमें से कौन सा अधातु, देखिए यहाँ पे अधातु बोला है, अभी पीछे भी हमने बताया कि ब्रोमीन जो है एक ऐसा अधातु है जो कि द्रव अवस्था में होता है, द्रव यानी कि तरल। वहीं अधातु की जगह पे धातु को आता है तो उसका आंसर हो जाता है पारा, लेकिन पारा ऑप्शन में है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन।
आगे क्वेश्चन है 45 में कि कार्बन की परमाणु संख्या, हमने आपको अभी पीछे ही जस्ट बताया कि 1 से 20 तक आपको याद होना चाहिए परमाणु संख्या, तभी आपसे बनेगा। इसमें पूछा है कार्बन की परमाणु संख्या, तो कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6। आगे है कि पीबी, पीबी CuCl2 से अभिक्रिया करके PbCl2 और कॉपर को अलग कर देता है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो रहा है, तो आप लोग देखिए, जो पीबी है लेड, कॉपर के विलयन में अभिक्रिया जब किया तो इससे उसने कॉपर को अलग कर दिया। कॉपर से अलग कर दिया मतलब उसको विस्थापित कर दिया, तो यह है विस्थापन अभिक्रिया। एक होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगर पीबी यहाँ पे लग जाता और Cl इसमें लग जाता तो वो हो जाता द्विविस्थापन अभिक्रिया, लेकिन इसमें केवल एक तत्व ही अलग हो रहा है, इसलिए इसको कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। इसका डिफिनीशन हमने अच्छे से लिखवा रखा है, आप लोग एक बार कॉपी को भी पढ़िए। सिर्फ मोबाइल से ही पढ़ने से नहीं होता है, इसलिए नोट्स भी अपना याद करके जाना है। आगे है 47 में कि लोहा में जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो लोहे में जिंक लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। गैल्वेनीकरण, और गैल्वेनीकरण से होता क्या है, तो लोहा जंग से बच जाता है, मतलब जंग नहीं लगता है। संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना, ठीक। जंग से बचाने के कई उपाय हैं, जैसे कि गैल्वेनीकरण करना, उसको उस पे पेंट करना, जिंक लेपित करना, उसके परत को ढक देना, ठीक। मोबिल भी घसा जाता है उसके परत को बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए। 48 नंबर का क्वेश्चन है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। आपको चुपचाप याद रखना है कि जस्ता एक धातु है और ये अम्ल है। जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा। अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा। 48 का ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। 49 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रियाशील है, मतलब कह रहा है कि निम्न में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है। अधिक अधिक पूछा है। अधिक अभिक्रियाशील आपको हो जाएगा इसमें कॉपर। इसमें कॉपर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ना ही पोटेशियम है और ना ही सोडियम है, और सोडियम पोटेशियम जब ना हो तो कॉपर ही ज्यादातर सही हो जाता है। तो इसमें 49 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी सोना के बारे में पूछेगा तो इसकी परमाणु संख्या पूछ सकता है। फिर पूछेगा कि सबसे अधिक, सबसे कम, अधिक तो ये पूछ दिया। वो पूछेगा सबसे कम क्रियाशील तत्व कौन है, तो ये हो जाएगा सोना। आगे है 50 में कि निम्न में कौन अधातु है। निम्न में कौन अधातु है, तो लोहा तो धातु है, एल्युमिनियम धातु है, और ये सोना भी धातु है। कॉपर जो है धातु नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सी यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे है 51 में कि कैल्शियम की परमाणु संख्या। कैल्शियम की परमाणु संख्या पूछा है। फिर कह रहे हैं 1 से 20 तक, अगर आपको याद होगा तो कुछ नहीं है आपके लिए ये सब। इसका कैल्शियम का होता है 20। आगे चलेंगे बाय क्या 52 नंबर की ओर।